हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञान सी क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज में। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 1 के क्वेश्चंस। और यूजीसी ने दिसंबर 2024 को हम टारगेट कर रहे हैं। एग्जामिनेशन आपका बहुत नज़दीक है और बीच में कुछ अंतराल के बाद ये वीडियोज़ आ रहे हैं, क्योंकि कुछ पर्सनल काम से मैं चला गया था और इस वजह से आज से ये काम स्टार्ट कर रहे हैं हम 17 दिसंबर से। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। याद से जो है आप लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। लाइक करने से यूट्यूब इस काम को और लोगों तक पहुंचाता है। हमारी ये छोटी सी कम्युनिटी और बड़ी बनती है, हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। और पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक अनुसंधान का नहीं है, एक क्वालिटी नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का, या एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्वालिटेटिव रिसर्च का, एक विशेषता नहीं है। बताइए। पहला ऑप्शन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन, दूसरा ऑप्शन है न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस, तीसरा ऑप्शन है कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग और चौथा ऑप्शन है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। व्यक्तिपरक व्याख्या, संख्यात्मक डेटा विश्लेषण, संदर्भ आधारित समझ, या फिर खुले प्रश्न। देखिए, आपको करना क्या है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए या किसी भी प्रश्न के लिए जो हम आगे आज डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर लिखना है और नीचे कमेंट सेक्शन में जाना है और मेंशन कर देना है कि आपको क्या लगता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। इससे आपको आंसर करने की जो आपकी आदत रहेगी, आपके एग्जामिनेशन में आपका ब्रेन काफ़ी अच्छे तरीके से काम करेगा उसी टाइम जैसे आप क्वेश्चन देखोगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। पहला क्वेश्चन जो इसका पहला ऑप्शन है सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो देखिए, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है, सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन शामिल होता है, क्योंकि यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिविटी की तरफ नहीं जाते हैं, बल्कि क्वालिटेटिव रिसर्च हमेशा जो है ना वो क्वालिटी के बारे में बात करता है और सब्जेक्टिविटी के बारे में बात करता है। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, ऑब्जर्वेशनल एनालिसिस करते हैं, इंटरव्यूज़ के माध्यम से जो है हम डेटा एकत्रित करते हैं, नैरेटिव एनालिसिस करते हैं कि क्या नरेशन बन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये क्वालिटीज़ हैं, ये इसकी विशेषताएँ हैं। नॉट पूछ रहा है इसलिए ये ऑप्शन तो होगा नहीं। न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी क्वालिटेटिव आ जाए, है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, तो यहाँ नंबर्स शामिल नहीं होते, बल्कि क्वालिटीज़ जो हैं वो अलग-अलग विशेषताएँ हो सकती हैं, जो कि बिहेवियरल एस्पेक्ट में हो सकती हैं, जो सब्जेक्टिव मैनर में आप लिख के वर्णन करके और करते हैं, डिस्क्रिप्टिव मैनर में होती हैं। तो न्यूमेरिकल डेटा एनालिसिस या संख्यात्मक डेटा विश्लेषण ये क्वांटिटेटिव रिसर्च में शामिल होता है और इसलिए ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, क्योंकि नॉट पूछा है। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स ये क्वालिटेटिव रिसर्च का ही एक पार्ट है। इसमें हम फेनोमेना को जो है ना रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट से जोड़ के देखते हैं, जो असल जीवन के हमारे संदर्भ हैं उनसे जोड़ के देखते हैं। तो ये नहीं होगा क्योंकि नॉट पूछा। और ओपन एंडेड क्वेश्चन, बिल्कुल ओपन एंडेड क्वेश्चन क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है। क्वांटिटेटिव आप देखते हो ना, क्वांटिटेटिव जब भी क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है तो उसमें 4 ऑप्शन देते हैं, इन्हीं चारों में से आपको चुनना होता है। जैसे ये प्रश्न जो है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, क्योंकि इसमें 4 ऑप्शन है, एक आपको चुनना है। और यही अगर सब्जेक्टिव रहता तो आपको ये नहीं कहता विच ऑफ द फॉलोइंग, कहता कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, तो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है ना। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन भी नहीं होगा, क्योंकि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटेटिव रिसर्च का और यहाँ पर नहीं पूछा है। तो पहला ऑप्शन का जो सही उत्तर होगा वो सेकंड होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। व्हाट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या है। पहला ऑप्शन है एक्टिव लिसनिंग, सक्रिय रूप से सुनना, दूसरा ऑप्शन है नॉइज या शोर, तीसरा ऑप्शन है फीडबैक या प्रतिक्रिया, और चौथा ऑप्शन है क्लियर आर्टिकुलेशन या स्पष्ट अभिव्यक्ति। बताइए, सबसे सिग्निफिकेंट बैरियर इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या होता है, प्रभावी संचार में सबसे बड़ी बाधा क्या होती है। देखिए, जब भी हम प्रभावी संचार में बाधा के रूप, सबसे पहले तो इसका सही उत्तर आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, है ना। अगर प्रभावी संचार में बाधा के रूप में बात करें तो एक्टिव लिसनिंग कभी नहीं हो सकता। सक्रिय तरीके से आप सुन रहे हैं तो वो बाधा थोड़ी है, वो तो और ज़्यादा बेहतर बनाता है, वो तो एनहेंस करता है कम्युनिकेशन को, अंडरस्टैंडिंग को बेटर करता है, तो इसलिए ये तो बिल्कुल नहीं होगा। नॉइज़ के बारे में बात करें, अगर हम शोर के बारे में बात करें, तो ये ही इसका करेक्ट होगा। और नॉइज़ चाहे फिजिकल हो, फिजिकल नॉइज़ जैसे साउंड का इंटरफेरेंस हो गया, या साइकोलॉजिकल नॉइज़ जैसे कोई डिस्ट्रैक्शन हो गया, है ना? या फिर सिमेंटिक नॉइज़ जैसे मीनिंग मेकिंग में कोई दिक्कत आ गई, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया, ये सभी नॉइज़ हैं और ये सिग्निफिकेंट बैरियर के तौर पे काम करते हैं, ये अवरोध या बाधा के तौर पे काम करते हैं आपके संचार या कम्युनिकेशन में। तो इसलिए यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, नॉइज़ या शोर। फीडबैक एक बेहतर चीज़ है। फीडबैक जो है वो अगर आपको मिलता है तो आपका जो संचार है वो और ज़्यादा उसमें निखार आता है, वो इम्प्रूव होता है।
इसमें आप अगर मैसेज को सही तरीके से समझ गए हैं तो फीडबैक जो देते हैं तो उसे समझ में आ जाता है कि जो रिसीवर है, तो रिसीवर एंड पे मैसेज को क्या इंटरप्रेट किया गया, कैसे तरीके से समझा गया उसको। तो फीडबैक एक अच्छी चीज़ है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बैरियर पूछ रहा है और क्लियर आर्टिकुलेशन, अगर स्पष्ट रूप से अपने संदेश को आर्टिकुलेट करते हैं आप, उसको अभिव्यक्ति जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से आप जो है ना वो पेश करते हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ मानी जाएगी, है ना? इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए अच्छी होती है। और यहाँ बैरियर पूछा है इसलिए ये भी नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। हायर एजुकेशन सिस्टम का ये क्वेश्चन है। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एम्स टू अचीव व्हाट ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन हायर एजुकेशन बाय 2035। बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2035 तक उच्च शिक्षा में कितना सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करना है? हाउ मच ऑफ ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इज एम्ड? बताइए 2035 तक। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 60%, तीसरा ऑप्शन है 70% और चौथा ऑप्शन है 75%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे। और अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दे दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए आपका क्या आंसर होगा। देखिए, ये तो सीधा सीधा है। एनईपी 2020 एम करता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन का 2035 तक, और ये कितना सीधा 50%, है ना? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यही इसका सही उत्तर है। बाकी सभी जो है ना ये गलत है। 50% तक जो है हमें ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो लाना है 2035 तक, ये एम 2020 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में रखी गई है और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। और आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन है। विच गैस इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या मीथेन? है ना? प्राइमरली पूछ रहा है ना? इनमें से हो सकता है एक से अधिक भी रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन प्राइमरली या मुख्य रूप से एक ही होते हैं। देखिए, अगर हम इसका सही उत्तर कहें, देखिए आपको सबसे पहले तो मेंशन कर देना नीचे कमेंट सेक्शन में क्या होगा सही उत्तर। ऑक्सीजन तो हो ही नहीं सकता है ना? क्योंकि ऑक्सीजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये रेस्पिरेशन के लिए, हमारे श्वसन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है ना? कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल। नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन जो है ना वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बल्कि ये दूसरे के साथ मिल के बना देता है ना? लेकिन अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा अबंडेंट अगर कोई है गैस तो ये है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस तो ये भी नहीं होगा। और मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन इसका कॉन्ट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले काफ़ी कम है। तो जो मीथेन है, जिसे हम CH4 के भी नाम से जानते हैं, वो भी इसका नहीं सही उत्तर होगा। प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, ये सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग का कारण यही बनता है। ये कैसे निकलता है? तो फॉसिल फ्यूल बर्निंग या जीवाश्म ईंधन को जलाने से ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और ये फॉसिल फ्यूल अलग-अलग चीज़ों में, जैसे बिजली उत्पादन के लिए यूज़ होता है ना? जब बिजली उत्पादन करते हैं, जो हमारे मोटर कार और बाइक्स हैं, है ना? इसमें इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जीवाश्म ईंधन रेलवेज़ भी इस्तेमाल करती हैं, तो ऐसे अलग-अलग जो है इसके उपयोग हैं, यूज़ सिनेरियोज़ हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने 5वें प्रश्न की तरफ। टीचिंग एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन है। द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन, चिंतनशील शिक्षण स्तर का ध्यान किस पर है? पहला ऑप्शन है मेमोराइजेशन या रटना, दूसरा ऑप्शन है डीप अंडरस्टैंडिंग या गहरी समझ, तीसरा ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग या आलोचनात्मक सोच और चौथा ऑप्शन है हैबिट फॉर्मेशन, आदत निर्माण। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इसका फोकस किस पे होता है? क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और मैं स्टार्ट करता हूँ डिस्कस करना एक-एक ऑप्शन। देखिए, रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है ना, ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में आता है, HOTS। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल में हमेशा याद रखिएगा, रटने की बात कभी नहीं आएगी। मेमोराइजेशन तो मेमोरी लेवल अप में आता है ना? तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, मेमोरी लेवल का ये चीज़ है। डीप अंडरस्टैंडिंग जो है ना, ये एम्फसाइज़ किया जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल पे, रिफ्लेक्टिव लेवल पे नहीं, है ना? रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर ज़रूर आ जाता है ये, जो भी एक ऊपर का लेवल होगा, नीचे वाले लेवल को अपने अंदर समाहित करता है, लेकिन डीप अंडरस्टैंडिंग से बढ़ के क्रिटिकल थिंकिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि क्रिटिकल थिंकिंग में हम बात करते हैं कि स्टूडेंट्स क्रिटिकली सोचें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करें और जो भी नॉलेज उन्होंने गेन किया है, जो भी ज्ञान का अर्जन किया है उन्होंने, उसको अलग-अलग केस में यूज़ करें, अलग-अलग जगहों पर उसका इस्तेमाल करें। यानी नॉलेज को रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करें। क्रिटिकल थिंकिंग में हम इसके बारे में बात करते हैं।
अगर हम हैबिट फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो ये तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में है। हैबिट से रटने से, एक चीज़ को बार-बार करने से वो सभी जो है आपके मेमोरी लेवल में आ जाएँगे। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आलोचनात्मक सोच इसका सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और अब हम बढ़ते हैं अपने छठे प्रश्न पर। और छठे प्रश्न पर बढ़ने से पहले वीडियो को यहाँ तक अगर आपने देखा है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि कैसे ये सेशंस आपके लिए हेल्पफुल हैं, और अगर कोई खामी है तो उसको भी जरूर मेंशन करिएगा। देखिए आपके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आप अभी तक इन सेशंस को नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपने देखा भी है तब भी रिवीजन के तौर पे थोड़ा स्पीड बढ़ा के और देख सकते हैं इन सेशंस को। बहुत सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं आने वाले आपके एग्जामिनेशन में। आपके दोस्त, आपके मित्र, आपके सहपाठी कोई भी हो, उनको अगर ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस करने का तो उनको सीधे यहीं ले आइए और प्रैक्टिस करवाइए यहाँ पर। अगला हमारा जो क्वेश्चन है रिसर्च एप्टीट्यूड का, द प्राइमरी पर्पस ऑफ एक्शन रिसर्च इज, एक्शन रिसर्च का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। दूसरा ऑप्शन है थ्योरी बिल्डिंग, सिद्धांत निर्माण। तीसरा ऑप्शन है प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान। या फिर चौथा ऑप्शन है सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। बताइए प्राइमरी पर्पज क्या है एक्शन रिसर्च का? क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए और फिर मैं स्टार्ट करता हूं डिस्कस करना एक एक ऑप्शन। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे दे दिया हो। एक्शन रिसर्च का जो प्राइमरी पर्पज होता है वो आपको मालूम है कि इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है ना? और यही इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, समस्या समाधान, वो भी इमीडिएट वाला। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं, यानी हम पहचान करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट में। स्पेशली एजुकेशन के क्षेत्र में अगर आप क्लासरूम में हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई, तुरंत आपने जो है अपना क्लासरूम का मैनेजमेंट किया, वहाँ पर कुछ बच्चों को आगे किया, कुछ बच्चों को पीछे कर रहे हो और उससे अगर जो आउटकम निकल रहा है क्या हो गया, वो एक्शन रिसर्च। जनरलाइजेशन जो है ना वो कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक, देखिए एक्शन रिसर्च में कॉन्टेक्स्ट आता है, जनरलाइजेशन नहीं होता है। तो जनरलाइजेशन जो है ना वो ब्रॉड लेवल पे हम करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। वो व्यापक स्तर पर हम करते हैं। थ्योरी बिल्डिंग भी नहीं होगा। एक्शन रिसर्च जो है ना फोकस करता है इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे, थ्योरी कंस्ट्रक्शन पे बिल्कुल नहीं करता है। और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है ना इसमें डेटा एनालिसिस वगैरह आप जब करते हैं तब आप करते हैं, तो प्राइमरी फोकस बिल्कुल नहीं होता है एक्शन रिसर्च का। ये थर्ड ऑप्शन का सही उत्तर हो जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपने सातवें प्रश्न पर। पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू, बताइए पैरा लैंग्वेज किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है बॉडी लैंग्वेज, दूसरा ऑप्शन है टोन पिच एंड वॉल्यूम ऑफ वॉइस, तीसरा ऑप्शन है रिटन कम्युनिकेशन और चौथा ऑप्शन है साइन लैंग्वेज। शारीरिक भाषा, आवाज का स्वर, पिच और मात्रा, लिखित संचार या फिर सांकेतिक भाषा, कौन सा सही उत्तर होगा पैरा लैंग्वेज के लिए? अपना करेक्ट आंसर जो भी ऑप्शन होगा नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। मैं डिस्कस करता हूं आपसे कि पैरा लैंग्वेज होता क्या है और एक एक ऑप्शन आपके सामने डिस्कस करूंगा। देखिए बॉडी लैंग्वेज जो होता है ना, इसमें बॉडी लैंग्वेज में आपका जेस्चर आता है, आपका फेशियल एक्सप्रेशन आता है, आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे आपका पोस्चर है, वो सभी आता है। पैरा लैंग्वेज में नहीं आता है, ये नहीं होगा। जब आप कुछ कोई भी चीज़ जो है साइन लैंग्वेज से बोल रहे हैं, तो ये तो साइन लैंग्वेज के अंदर आ गया ना, इसमें फिजिकल जेस्चर्स आप करते हैं, है ना? हाथों से आप जो है कुछ इशारे कर रहे हैं, कुछ सिंबल्स बना रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। रिटन कम्युनिकेशन जो होता है, पैरा लैंग्वेज जो है ना वो स्पोकन कम्युनिकेशन में अप्लाई होता है, हमेशा याद रखिएगा, रिटन में नहीं होता। रिटन तो आप लिख के करते हैं, पैरा लैंग्वेज होता है सेकंड ऑप्शन, टोन, पिच और वॉल्यूम। जब आप बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए मेरे आवाज़ में कैसे उतार-चढ़ाव आ रहा है। अगर मैं इसी चीज़ को प्लेन वे में बोलूँ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसे इसको मैं एक ही लाइन को 2 बार बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा। पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू, और एक अब मैं बोल रहा हूँ, पैरा लैंग्वेज रेफर्स टू। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, मैं 2 बार मैंने सेम सेंटेंस को बोला, लेकिन देखा आपने कि कैसे टोन, पिच और वॉल्यूम मेरे आवाज़ का ये डिसाइड कर सकता है कि आप उस सेंटेंस को कैसे समझ रहे हो। कहाँ मुझे स्लो होना है, कहाँ मुझे अपने टोन को बढ़ाना है, पिच हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, ये सभी पैरा लैंग्वेज में आता है। पैरा लैंग्वेज का मतलब नॉन वर्बल एस्पेक्ट्स, यानी कई बार जो चीज़ें जो है ना, जो शब्दों में नहीं होती है, लेकिन हम बोलते हैं, तो बोलते समय हमारा टोन, पिच, वॉल्यूम कैसा है, वो बहुत सारी चीज़ें बता देता है। अगर आप किसी को जैसे आपको आपके मम्मी ने बोला कि दुकान से सामान ले आओ और आपने बोला कि ठीक है जा रहा हूँ। तो ये आपने जो है ना बहुत रूड वे में बोल दिया, और इसी को आपने बोला बोला होता कि ठीक है मम्मा जा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये बहुत आसानी से, तो ये है कि सोचिए कि पैरा लैंग्वेज से जो है ना ये आपका जो मीनिंग है वो आप कन्वे कर सकते हो, और उससे बहुत कुछ समझ में आ जाता है कि आप कैसा सोच रहे हो, आपका अभी क्या है आपके मन में, ये सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। तो सेकंड ऑप्शन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, पैरा लैंग्वेज मतलब टोन, पिच, वॉल्यूम से होता है।
अब हम आ चुके हैं अपने 8वें प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्रेडिटेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया? बहुत आसान प्रश्न है। भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की मान्यता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान उत्तरदायी है? AICTE, UGC, NAAC या NCERT? बताइए। देखिए सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब मुझे सभी लोगों से सही चाहिए, कईयों बार करा चुके हैं और बहुत आसान प्रश्न है। और इसको ही इन सभी को जो है मर्ज करने के बारे में बात किया जा रहा है, और मर्ज करने के बाद क्या बनाना है NEP 2020 के हिसाब से, वो आपको बताना है। मैं अभी बता सकता हूँ लेकिन बताऊंगा नहीं। वो आप बताइए कि कौन सा एक बॉडी हम बनाएंगे आफ्टर मर्जिंग ऑल ऑफ दीज। देखिए AICTE रेगुलेट करता है टेक्निकल एजुकेशन को, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पर कह रहा है कि एक्रेडिटेशन करने के लिए, तो वो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। UGC जो है ना, ये हायर एजुकेशन को देखता तो है लेकिन एक्रेडिट नहीं करता इंस्टीट्यूशन को, ये रेगुलेट करता है, ग्रांट्स वगैरह देता है, तो ये भी नहीं होगा। NAAC, द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, यही इसका सही उत्तर होगा। ये एक्रेडिट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को बेस्ड ऑन क्वालिटी पैरामीटर्स, है ना, यानी कि उनकी गुणवत्ता क्या है उसके आधार पर उनको जो है यहाँ पर उनको एक्रेडिट करता है, मान्यता देता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। NCERT जो होता है ना, ये फोकस करता है स्कूल एजुकेशन पे, करिकुलम डेवलपमेंट पे, बुक्स पे, तो ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड, सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन। NAAC, द नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल होता है ये, है ना, नेशनल असेसमेंट एक्रेडिटेशन काउंसिल। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में दे दिया हो। और ये बॉडी का नाम मुझे चाहिए कि चारों को मर्ज करने के बाद कौन सी वो बॉडी बनने वाली है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हिसाब से। और इसमें एक और चीज आपको हिंट दे दे रहा हूँ, मेडिकल और लीगल, ये दोनों इसमें से शामिल नहीं होंगे इस बॉडी के। इनका जो है वो ही रहेगा, बस ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जो आपको दिख रहे हैं ये सभी आपके मर्ज हो जाएंगे, है ना। सॉरी, ये NCERT मर्ज नहीं होगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड मर्ज हो जाएगा, AICTE, UGC और NAAC। अब देखिए हमारा 9th क्वेश्चन है, द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, बताइए क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। और ये भी आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्योटो प्रोटोकॉल के सक्सेसर के रूप में इसके बाद कौन सा एक प्रोटोकॉल आया है, और ये क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। पहला है जैव विविधता संरक्षण, दूसरा ऑप्शन है क्लाइमेट चेंज या जलवायु परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है वाटर पोल्यूशन या जल प्रदूषण, और चौथा ऑप्शन है मरुस्थलीकरण या डिजर्टिफिकेशन। बताइए क्या होगा, क्योटो प्रोटोकॉल का फोकस क्या था। देखिए जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, क्या होगा बताइए। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने बोलना भूल गया था मैं कि आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। इसका क्वेश्चन बनाइए, क्या नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर दे दीजिए। जो इसका सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के लिए क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था 1997 में, है ना। और ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी था और ये बाइंडिंग एग्रीमेंट्स अपने साथ लाया था। याद रखिएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने के लिए डेवलप्ड नेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इसने फोकस किया था, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं। क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए इसको लाया गया था। और इसके सक्सेसर के रूप में कौन सा वो आया था वो आपको बताना है। और ये भी मैं बता देता हूँ कि वो 2015 में आया था। अब आपको बस उसका नाम बताना है जाके नीचे कमेंट सेक्शन में। वाटर पोल्यूशन के लिए बिल्कुल नहीं था। डेजर्टिफिकेशन के लिए जो है ना, ये UNCCD नाम याद रखिएगा आप, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये होना चाहिए इसका सही उत्तर डिजर्टिफिकेशन के लिए। लेकिन क्लाइमेट चेंज के लिए तो सेकंड ऑप्शन होगा। बायोडाइवर्सिटी के लिए CBD आया था, याद है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, तो ये भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम 10वें प्रश्न और अपने आखिरी प्रश्न पर आ चुके हैं। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा है, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बिल्कुल फोकस्ड हैं। एग्जामिनेशन नज़दीक है और आपको इधर-उधर भटकना नहीं है। बिल्कुल फोकस्ड रहिए। अगर हमारे बैच में आप एनरोल्ड हैं तो वहाँ पर अब आपके मैराथन सेशंस, और वो भी कैसे मैराथन चलेंगे, क्वेश्चन बेस्ड मैराथन भी चलाऊँगा मैं आपके लिए, और बीच-बीच में टॉपिक्स भी लेके आता रहूँगा। तो ये अब आपको वहाँ पर फ़ायदा होने वाला है अगर आप बैच में हैं तो, है ना? और बिल्कुल अपनी तैयारी को जमाए रखिए, बेहतरीन तरीके से करिए। अब हमारे पास बहुत कम समय बचा हुआ है, इस तैयारी को 15 दिन में बहुत तेज़ी से हमें पुश करना है। द टीचर्स प्राइमरी रोल इन अ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या है। पहला ऑप्शन है अथॉरिटेरियन या अधिकारवादी, दूसरा ऑप्शन है फैसिलिटेटर या सहायक, तीसरा ऑप्शन है इवेलुएटर या मूल्यांकनकर्ता, और चौथा ऑप्शन है लेक्चरर या व्याख्याता। बताइए एक टीचर का प्राइमरी रोल लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में क्या है। देखिए अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो अथॉरिटेरियन जो होगा वो तो बिल्कुल सही नहीं होगा। आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अथॉरिटेरियन क्यों नहीं होगा, अधिकारवादी क्यों नहीं होगा। देखिए लर्नर सेंटर्ड कह रहा है, तो लर्नर पे आप अथॉरिटी नहीं दिखा सकते हैं। इसमें फोकस जो है ना वो टीचर पे होता है अथॉरिटेरियन में, जबकि हमारा जो फोकस होना चाहिए वो लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। फैसिलिटेटर जो है वो हो सकता है, लेकिन आगे भी बढ़ता है। इवेलुएटर जो है
वो इवैल्यूएशन को इम्पोर्टेंस देता है ना? प्राइमरी रोल लर्नर सेंटर्ड में कभी भी इवैल्यूएशन करना नहीं है, बल्कि उस लर्नर्स को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ये चीज़ें जो है हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी नहीं होगा लेक्चर में बस आप लेक्चर को जो है डिलीवर कर देते हैं, है ना? तो ये भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, ये भी नहीं होगा। फैसिलिटेटर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहायक, फैसिलिटेटर। लर्नर सेंटर अप्रोच में जो टीचर है ना, वो एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करते हैं, गाइड करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने लर्निंग की, अपने जो भी वो सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं उसकी। फैसिलिटेटर इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। टीचर का प्राइमरी रोल लर्नर सेंटर्ड अप्रोच में एक फैसिलिटेटर, एक सहायता प्रदाता का होता है, याद रखिएगा। वो वहाँ पर सहायता प्रदान करते हैं, सहायता प्रदाता, फैसिलिटेट करते हैं लर्निंग को। और यही एनईपी 2020 में भी बात किया गया है कि टीचर का रोल जो है ना, वो एक फैसिलिटेटर, एक गाइड के रूप में होना चाहिए। तो इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा ये सारे क्वेश्चंस जो हमने आज सॉल्व किए। और एक छोटे अंतराल के बाद हम मिल रहे हैं, तो अब फिर से ये सेशंस जो है वो चलेंगे। आपके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके इन सेशंस को लाया जाता है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लग रहा है, काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हैं उनसे भी बताइए, अलग-अलग सेशंस में शेयर करिए हमारे इन सेशंस को, क्योंकि ये टाइम है कि जो लोग भी छूटे हुए हैं वो अपना तैयारी कर सकते हैं और इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा इतना बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले लेक्चर में। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।